बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मॉडर्न फिजिक्स का ये फर्स्ट लेक्चर है, क्योंकि हम इस लेक्चर को डिटेल्स में ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं और यूट्यूब की लिमिटेशन की वजह से हम इस वीडियो को 15 मिनट्स के अंदर अंदर हमने ख़त्म करना होगा, लिहाजा हमें क्विक रिव्यू करना पड़ेगा इस सारी चीज़ों का। तो हम मॉडर्न फिजिक्स का ये फर्स्ट लेक्चर के अंदर हम इस लेक्चर में हमने डिस्कस करना है बर्थ ऑफ मॉडर्न फिजिक्स और गलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। अगर फिर भी आपको कोई मसला या प्रॉब्लम है तो मुझे आप ईमेल कर सकते हैं, इस ईमेल एड्रेस दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं मॉडर्न फिजिक्स का या कोर्स आउटलाइन के बारे में बताता चलूँ कि ये कोर्स आउटलाइन इसकी यहाँ पे दी हुई है। इस मॉडर्न फिजिक्स के प्रीरिक्विजिट में ये मैकेनिक्स 2, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक्स 2 इसकी प्रीरिक्विजिट हैं, और इसके अंदर हमने जो डिस्कस करना होगा कोर्स आउटलाइन को अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ नज़र आ रहे हैं। रिलेटिविटी फर्स्ट चैप्टर है इसका, इंट्रोडक्शन टू क्वांटम मैकेनिक्स ये सेकंड चैप्टर है, फिजिक्स, और थर्ड चैप्टर इसका है एटॉमिक फिजिक्स, और फोर्थ वन इज द मॉलिक्यूल्स एंड सॉलिड एंड पार्टिकल फिजिक्स एंड कॉस्मोलॉजी, ये डिटेल दी हुई है। और इसके लिए हमारे पास जो रिकमेंडेड बुक है वो है सर्वे एंड जेवेट, फिजिक्स फॉर साइंटिस्ट एंड इंजीनियर विद मॉडर्न फिजिक्स 10th एडिशन। बाकी इसकी रेफरेंस बुक है वो भी आप फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पे दी हुई है। और बहुत अच्छी जो बुक इसके लिए दी हुई है, आप इसको भी डिस्कस कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स बाय आर्थर बेजर। हम क्विक इसकी तरफ जाएंगे, और ये नेक्स्ट स्लाइड में हमें देखना है बर्थ ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स की बर्थ कहाँ से और कहाँ से शुरू हुई। इसको अगर हम हिस्ट्री को में देखा जाए तो 19th सेंचुरी के अंदर न्यूटन लॉ और न्यूटन लॉज भी जो है ना वो सारे के सारे इन्वेंट हो चुके थे, और उनको डिस्कस किया जा सक किया गया था। और इसके साथ ही मैक्सवेल ने भी अपना इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म की थ्योरी भी पेश कर दी थी, और लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ऑप्टिक्स की भी तकरीबन एक्सप्लेन हो चुके थे 19th सेंचुरी में। एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी बहुत सारे साइंटिस्ट स्पेशली फिजिक्स के जो बहुत बड़े साइंसदान थे, उनका ये बिलीव था कि फिजिक्स के तमाम लॉज मुकम्मल हैं। जबकि इसी दौर के अंदर उसी साल में जब ये कहा जाता था या ये समझा जा रहा था कि फिजिक्स की कवानीन कंप्लीट हो चुकी हैं, उसी दौरान 1895 के अंदर बहुत सारे फिजिक्स के साइंसदान थे, वो परेशान थे कि अभी तो फिजिक्स में बहुत सारी ऐसी इन्वेंशन हुई हैं या हो रही हैं जिससे हमें फिजिक्स का जो क्लासिकल फिजिक्स है वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो ये थी एन एबिलिटी टू डिटेक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीडियम, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीडियम जो था वो इन अवेलेबल है इसको डिटेक्ट, डिटेक्ट नहीं किया गया था। और उसके बाद इलेक्ट्रोडायनामिक्स मूविंग बॉडी की और ब्लैक बॉडी की इसको भी एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता था। और उसी दौर के अंदर उन्हीं एंड ऑफ 19th सेंचुरी के अंदर चार बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी हुई जिसको मॉडर्न फिजिक्स की बात माना जा रहा है। जिसमें से फर्स्ट डिस्कवरी थी एक्सरेज की, सेकंड थी रेडियो एक्टिविटी की, थर्ड थी इलेक्ट्रॉन की, और फोर्थ थी स्पेक्ट्रल लाइंस, जिसे जीमन इफेक्ट कहते हैं। और ये चारों डिस्कवरीज ऐसी थी जिसमें इन साइंटिस्ट को, रॉन्टजन को, हेनरी बेकरल को, जे थॉमसन को और जीमन को नोबेल प्राइज़ भी मिला इनकी डिस्कवरी की वजह से। और इन्हीं दौरान 20th सेंचुरी की शुरू में ये चीज़ जो है ना मैक्स प्लांक का आइडिया ऑफ क्वांटम थ्योरी का आ गया था, और आइंस्टाइन का थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी 1905 के अंदर ही। ये भी एक बहुत बड़ी इन्वेंशन थी जिसमें से मॉडर्न फिजिक्स पड़ी। तो अब हम अपने टॉपिक की तरफ आती है। स्टार्ट में हम देखते हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आइंस्टाइन ने दो थ्योरीज पेश की थी। फर्स्ट को स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं, सेकंड को जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं। और आइंस्टाइन ही साइंसदान था जिसने ये कहा था कि इट वाज ए मार्वेलस टाइम टू बी अलाइव, कि ये वो टाइम है जिसमें हैरतअंगेज टाइम है जिसमें हम अभी रह रहे हैं, अभी डिस्कवरी होनी है और हो रही हैं, और कुछ चीज़ अभी तक कंप्लीट नहीं हुई, अब स्टोरी जो है ना इनकम्प्लीट है। और ये इस चैप्टर को हमने चैप्टर नंबर 39 है, सर्वे और ज्योमेट्री की बुक से हम डिस्कस करना होगा। ये सारे पॉइंट जो है ना इसी बुक को हमने डिस्कस करने हैं, और पॉइंट टू पॉइंट ये एक अथेंटिक बुक है, और इस लेवल पे जो आप ऑलरेडी वन सब्जेक्ट के लिए भी यही बुक फॉलो कर रहे हैं। और इसी में से जब वेक्टर फिजिक्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, तो यहाँ से एटॉमिक फिजिक्स की बुनियाद पड़ी, और न्यूक्लियर फिजिक्स और मैटर फिजिक्स के भी इसी में से ही जो है ना बुनियाद पड़ी थी।
अगर हम इसको देखें कि आमतौर पे क्लासिकल थ्योरी जो है ना वो प्रेडिक्शन या कॉमन सेंस की वजह से ही प्रेडिक्ट थी और काम बिलीव हो जाता था क्योंकि वो क्लासिकल जो थी वो ऐसे ऑब्जेक्ट्स के मोशन के लिए थी जिनकी वेलोसिटी ऑफ लाइट से कम ऑब्जेक्ट्स की मोशन होती है, जिनकी स्पीड ऑफ लाइट से कम, यानी ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट की स्पीड होती है, तो उसको तरह के जिसमें लॉ जो होती हैं उनको हम क्लासिकल लॉ कहते हैं। अगर कोई भी बॉडी जिसकी स्पीड जो है ना स्पीड ऑफ लाइट से कंपेरेबल हो तो उस वक्त जो मैकेनिक्स होगी उसको रिलेटिविटी, अगर कोई हम जिसमें कोई भी बॉडी है वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रही है तो इट मीन उसमें क्लासिकल लॉज वैलिड नहीं होते, उसमें हम रिलेटिविटी को इन्वॉल्व कर लेते हैं। और ये आइंस्टाइन का ये वाला जो सेंटेंस है इसको जो है ना फॉर एवर याद रखा जा रहा है, मार्वेलस टाइम टू बी अलाइव, जिसमें उसने ये कहा था कि हैरतअंगेज टाइम अभी है जिसमें हम रह रहे। हम थोड़ा सा अगर हम कंपैरिजन करें न्यूटोनियंस एंड मॉडर्न फिजिक्स का, तो न्यूटोनियन फिजिक्स में हमने ये देखा है कि ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनकी जो स्पीड होती है लेस देन स्पीड ऑफ लाइट होती है, जबकि यही अगर कोई बॉडी जो जिसकी स्पीड ऑफ लाइट से हो तो ये न्यूटन फिजिक्स जो है ना वो नाकाम हो जाती है। लेकिन कुछ ऐसे फेनोमेनाज हैं जिसमें से हमने ये कहा था क्लासिकल के अंदर किसी भी चार्ज पार्टिकल है या इलेक्ट्रॉन है, इसका कोई स्पीड को हम इंक्रीज कर सकते हैं और स्पीड ऑफ लाइट से भी बढ़ा सकते हैं अगर हम उसका पोटेंशियल डिफरेंस सेवरल वोल्ट तक ले जाएं, बढ़ा दिया जाए। तो न्यूटन के मुताबिक वो जो स्पीड है पोटेंशियल को अगर 4 कर देंगे तो किनेटिक एनर्जी भी उसकी ज़्यादा हो जाएगी, स्पीड भी डबल हो जाएगी, तो 1.98, जबकि फिजिकली इतनी स्पीड जो है ना ये गेन करना बड़ा मुश्किल होता है या इम्पॉसिबल है, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट है यूनिवर्स के अंदर जो उसकी जो स्पीड है मैक्सिमम जो है ना स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है, जिसको हम सी से सैर करते हैं। तो यहाँ से बेसिकली कंट्रोडिक्शन हो गया मॉडर्न फिजिक्स और न्यूटन फिजिक्स का। फर्स्ट जो रिलेटिविटी का जो पहला प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल ऑफ गैलीलियन रिलेटिविटी है, जिसकी स्टेटमेंट है कि फिजिक्स की मैकेनिक्स के तमाम लॉज सेम रहते हैं इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। तो यहाँ पे हम दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को डिस्कस करेंगे और फ्रेम ऑफ रेफरेंस को डिस्कस करेंगे। तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होती हैं और इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होती है, इस बुनियाद पे हम गैलीलियन रिलेटिविटी को एक्सप्लेन करेंगे। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में हमने देखा है, सेट ऑफ कोऑर्डिनेट होते हैं जिसमें पोजीशन और वेलोसिटी होती है, उसमें टाइम भी हम लेते हैं और पोजीशन को हम एक्स वाई और जी से तय करते हैं, और स्पेस टी को हम टाइम को जो है ना टी से तय किया जाता है, इसको स्पेस टाइम भी कहा जाता है। इनिशियल फ्रेम जैसे नाम से ज़ाहिर है कि ऐसा फ्रेम, ऐसे मेजरमेंट जिसमें न्यूटन्स लॉ वैलिड हो जाए उसको इनिशियल कहेंगे। इनर्शियल में इनर्शियल में अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, अगर मूव कर रही है तो वो मूव करती हुई नज़र आएगी। तो इस तरह के फ्रेम को इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे, ये आप डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसमें। गलीलियन ट्रांसफॉर्म कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन, गलीलियन के मुताबिक कोई भी दो फ्रेम्स हैं जिन्हें आप इनिशियल फ्रेम्स कहते हैं, उसको आप एस और दूसरे को एस प्राइम कहते हैं। एस प्राइम जो है ना ये वी यू वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, ये अगर यू वेलोसिटी के साथ मूव करता है तो आफ्टर टाइम टी इसकी जो डिस्टेंस है यू टी डिस्टेंस कवर करेगा, और इसके बाद इस पॉइंट पी पर इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो एक्स प्राइम वाई प्राइम और जी प्राइम और टी प्राइम होंगे एस प्राइम के, जबकि एक्स वाई और जी और टी जो होंगे वो एस प्राइम कोऑर्डिनेट होंगे। अब इनके दरमियान जो रिलेशन होगा एक्स और एक्स प्राइम के दरमियान और वाई प्राइम के दरमियान, जी और जी प्राइम के दरमियान, टी और टी प्राइम के दरमियान, इसको हम गलीलियन कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। वो हम इस पिछले डायग्राम से हम इजीली ये निकाल सकते हैं कि ये एक्स प्राइम जो है ना एक्स माइनस यू टी के बराबर है, वाई प्राइम वाई के बराबर होगा, जेड प्राइम जेड के और टी प्राइम टी के बराबर होगा, क्योंकि जो मोशन है वाला एक्स एक्सेस है, इसलिए वाई एक्सेस और जी एक्सेस कंपोनेंट जो है ना वो कांस्टेंट रहेंगे, वो सेम रहेंगे, इसलिए ये सेम है। बाकी जो कंपोनेंट जो है ना वो चेंज होते हैं। तो दैट नोन एज द गैलीलियन स्पेस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। अब अगर हम इसी कोऑर्डिनेट एक्स प्राइम के और एक्स के विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव ले लें, पहले हमने गलीलियन वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में ये हम डिस्कस करना होगा। इससे पहले हम गलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हमने देखी थी, उस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को जब हम टाइम डेरिवेटिव ले लें, उसका टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास वेलोसिटी, ये गलीलियन वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है।
तो हमारे पास जो वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन होगी वी एक्स प्राइम जेड विल बी इक्वल टू वी एक्स माइनस क्यू वी प्राइम वाई इज इक्वल टू वी वाई सी प्राइम सी वी प्राइम सी इज इक्वल टू वी जेड. तो इट मीन velocity along z axis and y axis remain the same, only on x axis velocity is changed. Similarly, for s prime velocity will be equal to a prime x plus u plus vy v prime vy is equal to v prime y v z is equal to v prime z. उसी तरह ये वाले कंपोनेंट भी कांस्टेंट रहेंगे और ये मूव करता रहेगा, जब इस पर टाइम भी जो है ना वो कांस्टेंट रहेगा, एक जैसा रहेगा, चेंज नहीं होगा. तो यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया, तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बड़ी पसंद आएगी. और अगर कोई मसला या इसके अलावा इसके रेलिवेंट जो क्वेश्चन हैं वो मुझे आप ईमेल कर सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी पूछ सकते हैं. शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच.